ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में शानदार वापसी करके बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर चुकी है। कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है और उस पूरे खेला में एक एकलौती ममता बनर्जी ने पूरे विपक्ष को मात दे दी है। हालांकि ममता खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई हैं। बंगाल में ऐसा खेला हुआ कि तमाम पाबंदियों के बावजूद जश्न रोका न जा सका। बंगाल की एक बेटी ने सत्ता की सियासत में तीसरी बार फतेह का परचम लहरा दिया। दीदी ने राजनीति के दंगल में ऐसे दांव लगाए कि हिंदुस्तान की अपराजेय समझी जाने वाली राजनीतिक ताकतें भी टिक न पाई। यानी एक नारी सब पर कैसे पड़ी भारी। ममता के किन दावों में दीदी को बनाया दमदार, अगले 1 घंटे तक हम पैनल के साथ चर्चा करेंगे। दीदी के 5 दमदार दाव। नंबर 1, चोट से मिला वोट। दूसरा, नंदीग्राम में ममता के पांव में जो लगी चोट वो चुनावी राजनीति का बड़ा दांव बनी। ममता ने इसे जमकर भुनाया भी। दीदी का चंडी पाठ हिंदुत्व वोट बैंक पर गुगली की तरह काम कर गया। ममता ने शांडिल्य गोत्र बताकर ब्राह्मण वोटों को भी अपनी ओर खींच लिया। इसके साथ मुस्लिम सहारा बने ओवैसी और सिद्दीकी मुस्लिम वोट काटने की चाल असफल रही। 5वां, कोरोना ने किनारा दिया। कोरोना ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया और दीदी को चुनावी वैतरणी पार करा दी। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि दीदी के काम की रही। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता व्हील चेयर पर नजर आई थी। चुनाव प्रचार के 53 दिन बाद ममता अपने पैरों पर चलती हुई नजर आई। तो 2 तस्वीरें आप अच्छी तरीके से देखिए। ये व्हील चेयर हर चुनाव प्रचार के पहले ममता की पहचान बन चुकी थी और अब जब चुनाव जीता जा चुका है, ममता अपने मजबूत कदमों के साथ चलती हुई अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। करीब 53 दिन बाद ममता चलती हुई दिखाई पड़ी। बंगाल में दीदी ने विक्ट्री साइन ही नहीं बनाया, अपने लिए तीसरी बार विक्ट्री सुनिश्चित भी कर ली। कई सारे आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार देख रहे हैं उन 5 राज्यों के 5 जगहों के जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पर क्या कुछ रहा। पुडुचेरी, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर नंदीग्राम के नतीजों पर अब इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम के नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन में ऑफिसर से मिलने के लिए पहुंचे टीएमसी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, क्योंकि जिस तरीके से इसका परिणाम वहां पर डिक्लेयर किया गया चुनाव अधिकारी के द्वारा, ममता बनर्जी का कहना है इसके पीछे धांधली हुई है। लिहाजा एक रिकाउंट की मांग को लेकर जो खबरें आ रही हैं, चुनाव अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं 3 सदस्यीय टीएमसी नेता, टीएमसी दल और चुनाव आयोग से मांग की रिकाउंट किया जाए। 1736 वोटों से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। नंदीग्राम में उनकी जीत का ऐलान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं। 210 विधानसभा प्राप्त ভোটের ফলাফল শুভেন্দু অধিকারী 1,09,673, মমতা ব্যানার্জি 1,07,937, मीनाक्षी मुखर्जी 6,198, मनोज कुमार दास 235, दीपक कुमार गायन 74, सुब्रत बोस 72, शेख साद्दाम हुसैन 310, স্বপন বড়ুয়া 773, নোটা 1089। এবার নেন। चुनाव अधिकारी ने जो कुछ कहा उसके बाद यह तय हुआ कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given 1 mandate,
and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that, because Bengal won the match. And don't worry for Nandigram, forget one thing, for struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay, let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it's a match, it is nothing. So we won more than 2-1 seat, that is a landslide victory, and BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench, because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India, there will be no democracy. ममता बनर्जी ने तमाम अपने मतदाताओं समर्थकों का आभार व्यक्त किया। वहीं टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। बिष्णुपुर में बीजेपी के 2 पोलिंग एजेंट के घर जला दिए गए। बीजेपी ने हिंसा की निंदा की है और टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले और अब परिणाम आने के बाद भी हालात करीब एक जैसे ही हैं। लेकिन ये हिंसा किसी भी तरीके से सही तस्वीरें सामने पेश नहीं करती। इसका रुकना अत्यंत जरूरी, अत्यंत आवश्यक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बंगाल में जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार की हिंसा बंगाल में अभी जमीन पर चल रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा ये हिंसा प्रतिपादित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा का, इस वायलेंस का निंदा करती है। आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ, लगभग 5 बजे के आसपास हुआ, और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आगजनी का, आप देख सकते हैं। ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया है, ये आप सब देख सकते हैं। वायलेंस तो यहाँ स्वाभाविक बात है, चुनाव के बाद होता ही रहता है। सरकार में जो है वो अगर वायलेंस करता है तो उसको कौन रोकेगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स अभी भी है, चुनाव कमीशन भी है अभी भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि वायलेंस ना हो। वायलेंस ना हो इसीलिए लोगों ने वोटिंग की थी। अगर इसका दुरुपयोग हो तो दुर्भाग्य की बात है। परिणाम बीजेपी के फेवर में नहीं आया और पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने जीत लिया एक तरीके से, और ऐसी जीत हासिल की जिसे बम्पर विक्ट्री कहा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक झा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव जेटली साहब प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बादल देवनाथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सावियर रोड्रिग्स भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत राजीव जेटली जी आपसे करूंगा, जो परिणाम आए हैं क्या यह कहना ठीक होगा ममता मिली नाराम? परिणाम बेहतर आए हैं। हम पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अब भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता की सुनवाई, पश्चिम बंगाल की जनता जो टीएमसी से अपना जिनके विचार नहीं मिलते थे, उनके विचारों को पश्चिम बंगाल की विधानसभा तक लेकर जाना हमारा दायित्व है। हम 3 से 76 पर पहुंचे हैं। राजीव जी, पर एक चीज समझिए, ये कंसोलेशन प्राइज है, ये कंसोलेशन प्राइज पॉलिटिक्स में आप ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं सैवियो के पास आऊंगा, मेरे साथ अरुण शाह भी जुड़ रहे हैं। पर सैवियो, आप भी बंगाल में रहे, आपको भी लगा था कि चेंज आएगा,
मैंने नंदीग्राम में कहा था कि ममता बनर्जी हारेगी, वो हुआ, पर हमको लग रहा था कि बंगाल के अंदर मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है, पर ये तो एक स्वीप हुआ ममता बनर्जी का। और फेज 1 और 2 में सैवियो जिसमें बीजेपी 2019 में भी लीड करी थी, वहां पे टीएमसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग डेंट बनाया। कैसे देखते हैं इसको सैवियो आप? प्रदीप, मुझे ये लगता है कि जो स्वीप हुआ है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का है, ये लोगों का जो इच्छा था वो ही उनको मिल गया है। लेकिन जरूरी नहीं है जो वेस्ट बंगाल के लिए सही है वो हुआ है। ये जानना जरूरी है कि लोग तृणमूल कांग्रेस से इतना चिंतित थे कि लोग डर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के बारे में। इसलिए मैं बहुत हैरान हूं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने इतनी बड़ी मार्जिन से जीता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब पब्लिक ने आपको वोट किया है तो किसी कारण के वजह से आपको वोट किया है। सो आई रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। जी सैवियो, मुझे लगता है इस मैंडेट को बहुत डीपली एनालाइज करना होगा। अरुण शाह, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजीव, मैं एक बार अरुण के पास चले जाता हूं। अरुण, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, बीरभूम, साउथ 24 परगना 0, मतलब ये तो हावड़ा, हुगली के अंदर 15-16 सीट टीएमसी ने तो वाइप आउट कर दिया। और ये सब इलाके मतलब जो 2019 का था उससे भी पीछे गया है। अरुण, ये एक बहुत चिंता का विषय भी है, क्योंकि क्या कोई ऑल्टरनेट फेज प्रोजेक्ट नहीं करना, ऐसा हुआ? अरुण शाह तक शायद से आवाज अरुण शाह तक नहीं पहुंच रही है। अरुण शाह तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक झा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दीपक, आप मुझे बताइए, अब नेशनल पॉलिटी के अंदर रीजनल पार्टी टीएमसी ने अच्छा किया, पर इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप नेशनल स्केल पे ले जाएंगे, आपको क्या लगता है नेशनल स्केल पे कुछ ऑपोजिशन यूनिटी जो होगी? क्योंकि जब भी पास में एक्सपेरिमेंट हुआ है दीपक, वो फेल हुआ है। हमने कर्नाटक के बाद भी एक्सपेरिमेंट देखा था, हमने कई बार ये एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। दीपक, देखिए प्रदीप, क्या है, ये बात बहुत सिरे से हमको समझना पड़ेगा। कोई भी लोकल क्षेत्रीय दल जिनको हम बोलते हैं, उनका राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और केंद्र की राजनीति में भी। लेकिन वो अपने दम पे, अपने बलबूते पे अगर वो चाहें कि सेंट्रल में अपने आप को प्रोजेक्ट करें, तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। और किसी भी दल के लिए, जो क्षेत्रीय दल है, अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब सबके पास होता है, सब बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सपने देखें। लेकिन ये थोड़ा हकीकत के जमीनी स्तर पे देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। अगर टीएमसी आज कह रहे कि हम इनको सेंट्रल में प्रोजेक्ट करेंगे, वो उनका अपना विचार हो सकता है। लेकिन बंगाल से निकल के इनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हर कम से कम हिंदुस्तान अगर 25-30 राज्यों का देश है, तो उसमें कम से कम 10-12 राज्यों में इनको अपनी वजूद साबित करना पड़ेगा, जो कि ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता इतना आसान है। कमल हसन जो है वो अपनी सीट हार चुके हैं। ये बहुत बड़ा, माफी चाह रहा हूं उसके बीच में ब्रेक कर रहा हूं, पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कमल हसन कोयम्बटूर साउथ से अपनी सीट हार चुके हैं। राजीव, एमएनएम के जरिए खड़े हुए थे कमल हसन, एक जाना पहचाना चेहरा फिल्म इंडस्ट्री का, और राजनीति में उतरे हुए हैं लेकिन अपनी सीट हार गए हैं। बादल देवनाथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल को लेकर काफी आज बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन की बात कही गई थी। परिवर्तन रथ यात्राएं निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से, दीदी परिवर्तन लेके बैठी हुई थी। बादल देवनाथ, बधाई हो, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है टीएमसी का और बम्पर विक्ट्री हासिल की है टीएमसी ने। आपको भी बधाई, आपको भी धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। और नेशनल चैनल की तरफ इंडिया ने मुझे ये मैंने चांस दिया, बोलने का चांस दिया, और बंगाल की स्थिति और देश की स्थिति, ममता बनर्जी का जो पॉलिसी मैंने आप लोगों के सामने उठाया और आप चांस दिया, इससे आप लोगों को भी मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ। और सर, मैं आपको एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आपका जो घटना जो आप दिखा रहे, तो हम तो जो बात किया, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, के गुंडे ने जो बात किया, लेकिन मेरे पास पूरा जानकारी है, कोई के गुंडा सब आग नहीं लगाया।
वो भाजपा के जो जितना गुंडे है वही साजिश का, क्योंकि ममता बनर्जी और बंगालियों का बदनाम करने का जो कोशिश, जो साजिश, जो षड्यंत्र जो भाजपा 6 महीने से शुरू किया, पर आप वही ऐसा कर रहा है, करना चाहते थे। जैसे ममता बनर्जी को देखिए, 5 बजे बोल दिया ममता बनर्जी 1200 वोट में जीत गया, उसके बाद आधा घंटे के बाद कमिश्नर को क्या हुआ, कहां से फोन या वो सेंटर दिल्ली से फोन किया कि नहीं, फोन किया क्या, 1623 ममता बनर्जी को कर दिया। ममता बनर्जी उस टाइम डिक्लेयर किया था कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन अभी दो स्थिति है, इलेक्शन चुनाव ऑफिस में गया और रिकाउंटिंग का मैं भी रिकाउंटिंग का आवेदन कर रहा हूँ, रिकाउंटिंग होना चाहिए एक बार। अगर आप रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं सर नंदीग्राम में, तो फिर बीजेपी भी अधिकतर सीटों पर रिकाउंटिंग की बात कर देगी, ये आपको समझना होगा, क्योंकि 103 सीट 2016 में भी 5000 से कम मार्जिन में गई थी और अभी भी करीबन 75 to 80 सीट्स हैं जो मिनिमम 3000 4000 वोट से कम की मार्जिन में गई थी। अरुण शाह बंगाल में एक सेकेंड आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नहीं होगा, ठीक है सर मैं आ रहा हूं। अरुण शाह, साउथ 24 परगनाज में 0, हुगली हावड़ा के अंदर टीएमसी स्वीप, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मतलब जो फेज 1 और 2 में कहा जा रहा था बीजेपी अच्छा करेगी, फिर सैवियो आपके पास आने वाला हूं मैं, उसमें पूरा एक तरफा, राजीव जी आपके पास भी आऊंगा, एक तरफा टीएमसी अच्छा करी है। अरुण देखिए प्रदीप भाई, ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर वोट के डायनामिक्स को लेकर के हमारे अध्ययन में हो सकता है कुछ विश्लेषण में कुछ गलती हुई हो, और जरूर हुई है, मेरी भी हुई है। हम हारे हैं, हमें डिफीट को एक्सेप्ट करना है और आगामी दिनों में हमें इस चीज को लेकर के अध्ययन भी करना होगा। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस के जो भाई साहब अभी आए हैं आपके चैनल पर कि कह रहे थे कि पुनर्गणना करवाना चाहते हैं, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, आप करवाइए, हर केंद्र में पुनर्गणना होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है सैवियो, राजीव अगर ये रिकाउंटिंग की बात, मैं आ रहा हूं अरुण, रिकाउंटिंग की बात अगर चलेगी तो फिर रिकाउंटिंग की बात हर सीट पे होना चालू हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन इतनी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, सैवियो से ही एड्रेस करना चाहिए मुझे लगता है। राजीव जी बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं आऊंगा अरुण, आऊंगा रखना चाहता हूँ। सैवियो 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं एक पोस्ट हूँ, बाकी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब लैंप पोस्ट है। आज पोस्ट हार गया है और लैंप पोस्ट जीते हैं, पर तृणमूल वालों को अध्ययन करना चाहिए। नहीं, अभी आता हूं मैं। सैवियो बहुत राजीव, मेरे ख्याल से सैवियो से पहले राजीव जेटली से एक मैं डिटेल्ड यहां पर जवाब ले लूं। राजीव जेटली साहब, नंदीग्राम के फैसले को लेकर, नंदीग्राम के रिजल्ट को लेकर टीएमसी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के अफसर से मिला रिकाउंट के लिए। अगर ये होता है तो जैसा प्रदीप कह रहे थे कि बहुत सारी 70 से 75 सीटें हैं जहां 3000 से के करीब का मार्जिन है, क्या बीजेपी भी फिर यही कहना चाहेगी एक रिकाउंट का प्रोसेस शुरू हो? देखिए, मैं तो आज दूसरा आग्रह करने वाला हूँ, ये रिकाउंटिंग करना चाहते हैं करवाएं, हो सकती है दीदी को कहीं खींच तान के लेके जा सकते हैं तो लेके आए, लेकिन समस्या बहुत अलग तरीके की समस्या यह है कि मुझे पूरे पश्चिम बंगाल से फोन आ रहे हैं, वो झारखंड से आ रहे हैं, खड़गपुर से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं, जो हमारा कार्यकर्ता है जिसने हमें वोट किया, कुछ ऐसे भी लोग वहां जानता था, लगभग 2.5 महीने में बाहर आके आया हूँ, और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। एक नारियल पानी वाले मुझे फोन आया, उसने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और ये बात किसी को चल गई है। नारियल पानी वाला, सोचिए सड़क पर नारियल पानी बेचता है, जिसे मैं रोज पीता था और उसका नंबर मेरा एक्सचेंज हो गया था। उसने कहा दादा हमें बता कि हम भारतीय जनता पार्टी को किया है, अब हो सकता है कल को मेरी यहाँ पर ये साइकिल ना खड़ी होने दे नारियल पानी की। मेरा दूसरा कार्यकर्ता कहता है हमारे घर में आग ना लगा दे कहीं। एक तीसरा कार्यकर्ता कहता है हमारे जोखिम है, मोदी जी इसमें सरकार आ गई है। तो मैं आगे करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, फिर जो भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं आप, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, नारियल वाला, चाय वाला, एक कहा चुनाव हार चुके हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। भावनाओं का व्यापार करने में मोदी जी माहिर हैं, फिर आप वही गेम खेल रहे हैं कि भावनाओं की बातें नहीं है, अभी भावनाओं से ऊपर बात करिए। अगर भावनाओं के व्यापार की बात करें तो ममता बनर्जी नंदीग्राम के अंदर क्या कर रही थी? नरेंद्र मोदी जी की हार है, आप उसको एक्सेप्ट करिए कि नरेंद्र मोदी जी को और सैवियो दीपक झा जो कांग्रेस हमारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस का समर्थन करते, कह रहे भावनाओं का व्यापार, तो फिर क्या ममता बनर्जी जी वहां पे इश्यूज की बात कर रही थी? सैवियो दे दीजिए,
इलेक्शन के सिलसिले में सब भावना ही तो होता है जी। आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल के लोग डेवलपमेंट के बारे में वोट किया है या भावना में बह के वोट किया है? मैं तो अचंभित, क्योंकि वो भावना में बह के वोट करके जी तृणमूल कांग्रेस को लेकर आया है ना। नहीं तो यदि अगर आप बात करोगे वेस्ट बंगाल के लोगों से ज्यादा लोग तृणमूल कांग्रेस से डरा हुआ था। आपकी बात वो से मैं डेवलपमेंट सहमत चाहते हूं। हैं, पर डेवलपमेंट चाहते हैं और बंगाल को डेवलपमेंट करना जरूरी है। पर सैवियो, और वो ही ममता बनर्जी करना चाहिए अभी। बिल्कुल सैवियो, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग अभी कर रहे हैं, बीजेपी के ऑफिस को जला रहा है, लोगों को धमका रहा है, वो गलत है। बिल्कुल सैवियो। और सैवियो ये भी एनालाइज करना होगा कि कैसे चीफ मिनिस्टर अपनी खुद की सीट जो है वो हार जाती है और 3/4 बहुमत से टीएमसी स्टेट में आ जाती है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, बहुत डीप डाइव एनालिसिस करना होगा क्योंकि ये कुछ मतलब इट इज नॉट एडिंग अप कंप्लीटली, सो दैट हैज टू बी एनालाइज दैट व्हाट आर पीपल एग्जैक्टली वोटेड। अगर इफ इट इज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कंप्लीटली, देन इट शुड हैव आल्सो हैपेंड इन नंदीग्राम के अंदर भी। सैवियो गोवा क्रॉनिकल्स के एडिटर है, बहुत ही शार्प एनालिस्ट है। मैं अरुण शाह आई थिंक ये जरूरी है कि बीजेपी को एनालाइज करना जरूरी है जी कि जी। जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, कि लोगों का जो आशा था और जो मैसेजेस प्रदीप आपको भी मिले थे, मुझे भी मिले थे, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल 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 तो सही कह ये रहे हैं सैवियो। एनालिसिस करना जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तृणमूल कांग्रेस को ये रियलाइज करना जरूरी है कि जब लोगों ने उन पे विश्वास फिर से किया है तो ये जो पॉलिटिक्स करता है डर का, वो डर का पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। और डर के पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। दीपक दीपक राजीव, ये डर के पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात हो रही है। वो अरुण शाह वहां पे और जो है घबरा रहे हैं क्योंकि वो कलकत्ता से वहां से जुड़ रहे हैं। मुझे तो ज्यादा जी डरे जी यार, और दीपक जी रिलैक्स करिए आप उनसे कह रहे। पर मैं तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन से एक बार राजीव रिएक्शन लेते हैं। सर, ये डर की पॉलिटिक्स की तरफ सैवियो ने इशारा किया है कि आपके ऑपोजिशन बीजेपी के ऑफिस जलाए जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और कोई डर का माहौल नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, भाजपा ने बड़कर जो मायने से तो डर का माहौल अमित शाह खुद देश में जो डर का माहौल लागू किया, हर जगह में देखिए अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी या किसी भी रूप में किसी भी बंगाली को प्रताड़ित करता हुआ नजर आए तो मैं उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगी? क्या कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगी कि यहाँ पर सबको डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, राजनीतिक स्वतंत्रता है अपनी विचारधारा व्यक्त करने की? क्या ये बोलेंगी? सवाल किसको किया? राजीव जी को ना, मेरे को? राजीव जेटली जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बादल देवनाथ साहब, क्या दीदी ऐसा कहेंगी यहाँ सबको डेमोक्रेटिक फ्रीडम है? मैं जो फ्रीडम पहले मेरा कार्यकर्ता किसी को मारता हुआ, किसी के ऊपर पुलिस गलत कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा तो मैं उसे सस्पेंड करूंगी। क्या ये बात बोलेगी? सवाल मुझे क्या? अमित शाह हर महीना 1 साल से जो डर का माहौल पूरे देश में दिखाया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो डर का माहौल। बादल देवनाथ सवाल रखता हूँ एक बार आपके सामने, फिर से सवाल रखता हूँ। जो हिंसा लगातार चली आ रही थी, वो हिंसा परिणाम आने के बाद भी उसी तरह से दिखने लगी है। राजीव जेटली जी का सीधा सवाल है, क्या अब क्योंकि वो जीत चुकी हैं, क्या वो ये संदेश देंगी आगे बढ़कर कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो? पहले राजीव जी को मैं अनुरोध करूंगा, दिलीप घोष को एक बार फोन कीजिए, दिलीप भी उसको बुझिए, बताइए। दिलीप घोष 2 साल से हाथ कर इसको पिटाएगा, उसको मारेगा, संस्थान में भेजेगा। दिलीप को पहले को कहना चाहिए। जो प्रदेश अध्यक्ष है अभी भी साफ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करता है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो क्या सुबह 8 बजे बोला हम लोग जीत 200 पार हो गया। अमित शाह के बाद देख लूंगा
जो ममता बनर्जी रिजाइन देना वो एक सीएम हो गया, उसके बाद देख लूंगा, पुलिस को जो पुलिस काम किया उसको मानूंगा। ये जो एक हाथ में ताली नहीं बजता है, एक ताली नहीं बजता है। पहले को शांति से रहना चाहिए, पहले बोलिए शांति से रहने के लिए। राजीव जी, अब आपका रोल क्या होगा पश्चिम बंगाल के लिए? आपकी सरकार बन गई है, अब आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आपसे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली जी, थोड़ा सा समय अभी कम है, समय कम है। मैं इस सवाल के साथ लौट कर आऊंगा, इसी सवाल के साथ लौट कर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद चर्चा को जारी रखता हूं।